ऐसे विशु जो विश्व मोहन भट्ट के नाम से जाने जाते हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित और ग्रैमी अवार्ड विजेता आज हमारे बीच हैं। अली पिया बिन सखे कलना परत मोह। जयपुर के राजा ने परिवार को 300 साल पहले तेलंगाना से माइग्रेट करके यहाँ पे ले आए जयपुर में। अच्छा। और हमको एक हवेली दे दी और एक हमारे नाम से गली भी बना दी और 2 घोड़े हमको दिए और तीन गांव दे दिए जिनका लगान हमारे पास में आता था कि आप इनसे काम चलाइए, डोंट डू एनी वर्क, आई मीन योर वर्क इज ओनली साधना कीजिए और जब राज दरबार हो तो फिर आके आपको संगीत अपना प्रस्तुत करना है। कैसे 5 मिनट के रिहर्सल में वो पीस बनता है, चर्च में उसकी रिकॉर्डिंग होती, क्या कहानी है सर ग्रैमी अवार्ड? लैंडलाइन हुआ करती थी उस टाइम पे, तो उसमें आया फ़ोन कि आप यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड 93। फिर वो लिफाफा खोलने लगी एंड द ग्रैमी गोज टू मीटिंग बाय द रिवर वी.एम. भट्ट एंड रायपुर। ओह यस यस। अमेरिका में जो चीज़ पसंद आई ऑडियंस को वो ये आई कि ये तो कुछ नया ही चल रहा है और वहाँ की ऑडियंस को ये लगा कि ये तो म्यूज़िक शांति का है। आपको कैसा संगीत सुनना पसंद है? एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ म्यूज़िक? सो यू हैव टू फर्स्ट डिटरमिन द डेफिनेशन ऑफ म्यूज़िक। इफ़ यू आर लिसनिंग टू समथिंग, मान लीजिए रोमांटिक धुन बजा रही, जैसे यू कैन इमेजिन कि एक जंगल है, बहुत अच्छा हरियाली है एकदम और पक्षी चहक रहे हैं, नदियाँ बह रही है और एक बहुत सुंदर सी लड़की बड़े लंबे बालों वाली, बड़े कद वाली वहाँ से गुजर रही है। इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि गुरुजी संस्थान में तो कभी नहीं जुड़े रहे, लेकिन सर 2024 में आके भाजपा से जरूर जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। में सिद्धांत होने चाहिए कुछ। ठीक है सिद्धांत जी। क्या है कि मैं एक तो वेजिटेरियन हूँ, अच्छा, और दूसरा मैं मतलब हिंदुत्व की तरफ थोड़ा मेरा झुकाव रहता है। पीएम मोदी से मुलाकात हुई है आपकी? हाँ साहब बिल्कुल। मैं उनसे मिला था तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको जानता हूँ। उनका आप मुझे जानते हैं? आपका बोले जो सीडी है वो मैं जब योगा करता हूँ तो आपका सीडी चलाता हूँ। करियर का एक छोटा सा हिस्सा फिल्मों के साथ आता है। जी जी। आपका एक इंटरव्यू में कहीं पढ़ रहा था, वहाँ पे आपने कहा है कि रहमान के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया आपने। बवंडर से शुरुआत हुई थी शायद, लगान में आए, साथिया, फिर इश्किया और डेढ़ इश्किया का भी विशाल भारद्वाज। हाँ, विशाल भारद्वाज के साथ कुछ था। उसका एक जो राधा कैसे न चले जो गाना, हाँ। तो उसमें Brought to you by Subharti University and Sensodyne K. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. साल था 1950, 27 जुलाई की तारीख थी। मनमोहन जी और चंद्रकला जी को एक संतान प्राप्ति हुई। उनको घर का जो नाम था विशु, वो कह के पुकारना शुरू किया। जो विशु था वो इतना शरारती बच्चा था कि उसका मन नहीं था कि स्कूल जाए, क्योंकि एक बार स्कूल गया बच्चा तो उसने देखा कि मार साहब किसी को मार रहे थे, तो उनको लगा नहीं कि यार स्कूल सही जगह नहीं है, पढ़ाई घर पे ही होनी चाहिए। पापा ने भी सपोर्ट किया कि हाँ पढ़ाई घर से ही करो, तो विशु ने पढ़ाई की शुरुआत घर से की और घर में संगीत का माहौल था। पिताजी और माताजी दोनों ही अच्छे गायक, माँ विदुषी। घर से माँ के शिष्यों से ही बंदिशें सीखना शुरू कर दिया विशु ने। ट्रेनिंग घर में मिल रही थी, पढ़ाई भी घर से हो रही थी। लेकिन साल 1966 आते आते थोड़ी सी हरकतें बढ़ गई विशु जी की, तो उन्होंने एक गिटार उनके हाथ में लगा हवाईयन, तो उस गिटार में कुछ तोड़फोड़ कर दी उन्होंने और उसके बाद गिटार को एक स्लाइडर गिटार, और समय के साथ उसका नाम पड़ गया मोहन वीणा। ऐसी कहानी बनी। विशु एक दिन छत पे खेल रहे थे तो लाल मुंह वाले बंदरों ने घेर लिया और विशु एक बार मुगले आजम देखने चले गए, तो पिता ने कहा कि 4 घंटे की मूवी तुम देख कर आए हो, मूवी में 4 घंटे लगा के आए हो, इससे अच्छा तो 1 घंटा रियाज कर लिया होता। विशु के दोस्त बार बार उनको कहते थे कि चलो गोलगप्पे खाने चला जाए। दोस्त क्या थे, परिवार ही इतना भरा पूरा था कि परिवार के लोग कहते थे कि चलो रामनिवास बाग के गोलगप्पे खाकर आया जाए।
विशु का मन इनमें भी लगता था। विशु ने संगीत की साधना जारी रखी, मोहन वीणा को साधा और फिर साल 1994 में वो अहमदाबाद में पहुंचे हुए थे तो उनके पास नंबर ढूंढ ढांड के कहीं से एक फ़ोन आया। फ़ोन था उनके दोस्त किसी अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति का। बोला कि साहब ग्रैमी वाला मामला है, वो जम गया है। ऐसे विशु जो विश्व मोहन भट्ट के नाम से जाने जाते हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित और ग्रैमी अवार्ड विजेता, आज हमारे बीच हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप में आपका। बहुत बहुत थैंक यू। SLS और paraben gone. तो का करंट ऑन। what then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। आपने तो बड़ा अच्छा परिचय दे दिया साहब। गलत तो नहीं बोला ना? नहीं, सब बातें सब सही थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने इतना रिसर्च कर लिया कि आपको बंदरों के बारे में भी पता चल गया। हाँ, कुछ और भी पता है, वो बाद में पूछेंगे। जरूर जरूर जरूर। कैसे हैं सर आप? बस साहब आपकी दुआ है। ये है साहब जो इंस्ट्रूमेंट जिसकी आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एक मोहन वीणा का, तो मैं आपको एक छोटी सी इसकी वानगी प्रस्तुत करता हूँ। प्लीज सर, छोटी सी क्या? स्वर बताता हूँ कि इसमें कैसे निकलते हैं। जी हाँ, तो इसमें ये अरे वाह, थैंक यू। मोहन वीणा सर जो रिसर्च है हमारे पास उसमें ये था कि गिटार के स्वर जो थे उसमें वो आस नहीं थी या वो इको नहीं था जो सितार में आपको सुनाई देता है। क्योंकि सितार में, जिनको ना पता हो कि सितार में कुछ तार ऐसे होते हैं जिनको आप कभी छूते नहीं हो, लेकिन वो बाकी तारों के वाइब्रेशन से वाइब्रेट होते हैं। वो जो फिजिक्स का प्रिंसिपल है ना सर, सेम फ्रीक्वेंसी हाँ। दैट यू डोंट हैव टू स्ट्राइक देम, दे विल ऑटोमेटिकली वाइब्रेट। अगर फ्रीक्वेंसी एकदम करेक्ट मिला हुआ है, इसी तरह उसी प्रिंसिपल पर मैंने भी इसमें लगाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। ये पूरे तार इसी तरह के हैं। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। दीज आर कॉल्ड तरब के तार, तरब, सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स। अच्छा। देयर फंक्शन इज टू रेजोनेट एंड मेक द साउंड ब्यूटीफुल। क्योंकि हमारे जो साज होते थे वो ड्राई होते थे, तो उसकी आवाज़ में सस्टेन नहीं होता था। इससे सस्टेन आने लगा। तो 500 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सो हमारे विद्वान लोगों ने इसको उसको तरह से इसका वो किया प्रतिपादन, और फिर सब साज़ों में आप देखिए, सितार में, सरोद में, वीणा में, सारंगी में, ये तार सब जगह मौजूद होते हैं और उनका फंक्शन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो मैंने सोचा कि गिटार जो मैंने लिया, जिसके आपने जिक्र किया कि 1966 में जब मैंने गिटार को लेके उस पर वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो पूरी कहानी बता दीजिए सर। वो जर्मन महिला जो आई थी और पिताजी से सीखती थी, वो पिताजी से सीखने आई थी। अच्छा। तो वो स्पेनिश गिटार था उनके पास में, बट शी वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा। तो सीखा काफ़ी अच्छा। उसके मैं भी देखता था उसको, मतलब किस तरह से मेरे पिताजी उसको सिखा रहे हैं, क्योंकि एक विदेशी को किस तरह से सिखा सकते हैं। तो आई यूज्ड टू वॉच हाउ ही इज़ टीचिंग। एनीवे, तो वो जब जाने लगी तो मुझे इंटरेस्ट आया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ख़रीद लिया जाए इनसे। इट विल बी बेटर, बिकॉज कहाँ से वो यहाँ से ले जाएंगी, इससे अच्छा तो यहीं उसको बेच जाए। तो 25 रुपये में ख़रीद लिया मेरे पे। 25 रुपये में ले लिया। अच्छा, फिर? और फिर उसको इंडियनाइजेशन, उसका प्रक्रिया शुरू हुई। सो इंडियनाइजिंग, इंस्टेड ऑफ इंडियनाइजिंग द जर्मनी गर्ल, आई स्टार्टेड इंडियनाइजिंग द गिटार रादर। तो ये कहानी शुरू हुई। सर, घर में तो पिताजी और माताजी दोनों ही
कंठ संगीत से कंठ संगीत। जुड़े हुए थे। लेकिन आपका रुझान ज़्यादा था सितार की तरफ शुरुआती दिनों में। बिल्कुल इसको लेकर कभी सुनना पड़ा घर में? जी, बिल्कुल। एक्चुअली तो मेरे बड़े भाई साहब शशि मोहन जी पहले से सितार ही बजा रहे थे, और मुझे दो लोगों से बहुत प्रेरणा मिली। एक तो ब्रजभूषण कावरा जी थे और एक पंडित रविशंकर जी, भारत रत्न जी। तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो हाउ दे आर मूविंग, हाउ दे आर प्लेइंग, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सितार में मुझे इंटरेस्ट आता था क्योंकि सितार मेरे ब्रदर बजा रहे थे। तो आई यूज़ टू हैव द साउंड ऑफ सितार इन माय ईयर ऑल द टाइम, बिकॉज वो रियाज कर रहे थे, और रियाज के टाइम पे मुझे वो बचपन से वो सुनाई देना शुरू हुआ। तो एक वो रचना है जो कंपोजिशन होती है कि इस तरह के जो बोल होते हैं सितार के, वो आने लगे। और एक रूम से मेरी मदर गा रही थी, अरे अली पिया बिन सखे कलना परत मोहे घड़ पल छिन दिन री अली पिया बिन। ये बहुत ट्रेडिशनल हाँ जी, हाँ जी। राग यमन की बंदिश है। तो एक मम्मी वहाँ सिखा रही थी। एक रूम में, जो इधर का रूम था, उसमें पिताजी अपने स्टूडेंट के साथ में माथाफोड़ी करते रहते थे, क्योंकि स्टूडेंट अच्छे नहीं थे उनके उनके पास पता नहीं अच्छे नहीं आते थे स्टूडेंट। मम्मी के पास फिर भी अच्छी आ जाती थी टैलेंटेड गर्ल्स, लेकिन पिताजी के पास हम हमारी भाषा में बोलते हैं उसको, संगीत की भाषा में कूड़। कूड़ मतलब जिसको म्यूज़िक का ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, वैसे कूड़ते। तो उनको समझाने के लिए पिताजी बार बार रिपीट करते थे कि निरे ग रे सा निरे ग म प ध प म ग रे ग रे सा नि रे सा नि ध सा नि रे सा नि ध नि रे ग म ध प म ग म नि ध प म ग रे सा नि रे सा। सपोज ये सरगम है, ठीक है। तो अब वो स्टूडेंट के सर से निकल जाती थी कि सर क्या गा गए, हमको पता ही नहीं चला। तेजी से गा के निकल गए गुरुजी। गुरुजी निकल गए, अब फिर से वो रिपीट करते। तो वो रिपीटेशन रियली हेल्प्ड मी आउट टू मग इट अप। मुझे वो न्यूएंसेस याद हो गए जो मुझे आज भी सन 66-67 की यादें मेरी आज भी जब ताज़ा होती हैं, तो ऐसा लगता है वो रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है, अब प्ले हो रही है। तो ये दैट एटमॉस्फेयर, द होल एटमॉस्फेयर, द एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी रियली हेल्प्ड मी आउट, कि जो मुझे समझ में आने लगा संगीत, मतलब अब समझ में आने लगा एट द एज ऑफ 75। कैसा रहता है 75 की उम्र में आपका पूरी दिनचर्या, या एक महीना, एक हफ्ता कैसा बीतता है? कहाँ रहना ज़्यादा होता है? हाँ, बस एक्चुअली तो ट्रैवलिंग बहुत मेरा रहता है, तो उसमें बस थोड़ा टाइम निकल जाता है, और घर पे भी थोड़ा समय देना ही पड़ता है, क्योंकि घर तो एक ऐसी चीज़ है ना कि बड़ा सुकून रहता है वहाँ पे। और कितने कंट्रीज में जाना होता है, जाके आ जाते हैं, बट हम्बली आई लाइक इंडिया। मुझे अपना भारत, अपना देश, अपनी मिट्टी, अपना शहर, अपना घर और मेरी मम्मी खासकर मुझे बहुत प्रिय थी। और मैंने प्रण लिया था कि चाहे मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं अपना घर और मम्मी को नहीं छोड़ूंगा। वो जो उनकी यादें हैं उस रूम में, वो मुझे हॉन्ट करती। तो मैंने प्रण ले रखा था। देन शी लेफ्ट, 2005 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन आई स्टिल कंटिन्यू किया कि मुझे वही रूम चाहिए जहाँ वो रहती थी। तो मैं थोड़ा सेंटिमेंटल मदर की साइड से था। तो इस तरह से फिर मैं उसमें अटैच भी रहा, और ट्रैवलिंग भी चलता रहा साथ ही साथ। क्या हुआ था सर? वो किस टीचर को आपने देख लिया था? क्या हुआ था वो स्कूल का वो किस्सा? इंटरेस्टिंग क्या है किस कि उस मैं टीचर को देख लिया था कि आपने? बहुत छोटा था मैं मतलब आई वाज लाइक 6 years ओल्ड। फर्स्ट टाइमर जो स्कूल में जाते हैं ना, तो आई वाज काइंड ऑफ वेरी नर्वस पर्सन, मतलब बॉय। तो जो मेरे आस पड़ोस के जो बच्चे थे वो तो बहुत शैतान थे, बहुत नॉटी बॉय थे। तो वो कुछ ना कुछ शैतानी करते थे टीचर के साथ में। तो वो टीचर ने 2-4 झापड़ मारे उनको।
आपने देखा कि मार रहे हैं? मेरे बराबर वाले को ही मारा। मैंने कहा कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए मैं चपेट में नहीं आ जाऊं इसके तो आई वॉज सो स्कैर्ड। मैंने कहा नो, दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क चांस तो आई बेटर स्टडी इन माई होम एंड आई विल स्टडी प्राइवेटली। तो पिताजी को जब मैंने ये बात बताई तो वो बोले कि ओके, जनरली फोर्स करते हैं माँ बाप की स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। अरे कहाँ से सीखोगे तुम, सब चालाकियाँ भी स्कूल से सीखते हैं आदमी और अच्छी बातें भी स्कूल से सीखते हैं। तो उन्होंने कहा कि सब कहाँ सीखोगे तुम? मैंने कहा मैं घर पे ही मेरी ट्यूशन लगा दीजिए। और हमारी उस समय 5 रुपए में ट्यूशन लग गई और पढ़ाना शुरू हो गए। मार्ट साहब आ गए तो वो पढ़ाने घर पे ही हो गए। क्या ऐसा हुआ कि स्कूल ना जाने की वजह से दोस्तों में कमी रही? कि एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो होते हैं ना। जी जी, जैसा आपने पहला जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे फैमिली के मेंबर्स ही इतने ज़्यादा साथ में रहते थे। मैं आपको उसकी भी स्टोरी बताऊंगा प्लीज़ प्लीज़। कि फैमिली के मेंबर्स ही हमारे साथ में बहुत रहते थे, तो हम लोग साथ ही बड़े हुए। हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करती थी। हम लोग ब्राह्मण हैं, तेलंगाना प्रदेश जो आंध्र प्रदेश में है, उसमें हमारे कुछ विद्वान लोग थे। वहाँ पे संस्कृत के कुछ पंडित थे, कुछ शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, साहित्यकार थे, नर्तक शास्त्रीय नृत्य में थे और पंडित थे जो शादियाँ कराते हैं ना, वो भी मंत्रोच्चार वाले। वो तो इंटेलेक्चुअल कर्मकांडी ब्राह्मण जिनको कहते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास जो थी उसको माइग्रेट करके जयपुर हिजाइनेस 300 साल पहले वहाँ पे लेके आ गए। जयपुर के राजा ने परिवार को 300 साल पहले तेलंगाना से माइग्रेट करके यहाँ पे ले आए जयपुर में। अच्छा। और हमको एक हवेली दे दी और एक हमारे नाम से गली भी बना दी और 2 घोड़े हमको दिए और तीन गांव दे दिए जिनका लगान हमारे पास में आता था कि आप इनसे काम चलाइए, डोंट डू एनी वर्क, आई मीन योर वर्क इज़ ओनली साधना कीजिए और जब राज दरबार हो तो फिर आके आपको संगीत अपना प्रस्तुत करना है। तो वहाँ से परंपरा शुरू हुई। तो क्या हो गया कि वो हवेली बड़ी थी, हवेली में 25 लोग हम लोग रहने लगे। तो वो एक आदत ऐसी हो गई कि अरे बस अपने ही काफ़ी हैं, दूसरे बाहर का दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब घर से ही बड़े साथ साथ हो गए। तो कैसा रहा बचपन? तो बचपन में ज़्यादा शैतानी नहीं करते थे, थोड़ी बहुत चलती है जो होता है यूजुअल। मुझे पतंग उड़ाने का शौक़ था। छत पे पहुंच गया एक दिन, तो मेरा जैसे ही वो तो मैंने खींचा तो वहाँ एक वो टिन थी। अच्छा। और मेरा टिन पे हाथ जोर से लगा और मेरा यहाँ से ये कट गया पतंगबाजी में। आप तो नीचे में रोता हुआ गया। तो पिताजी ने कहा कि इसीलिए मैं मना करता हूँ, मत करो ये सब चीज़ें। हाँ, ये होता है, चोट लगना इसीलिए मना करते हैं तुमको, बच्चे को। हाँ, तुमको समझाते हैं हम कि मत करो, मत, छत पे कहीं भी कुछ हो सकता है। खैर मैंने कहा ये तो ऐसा शौक़ कि मतलब जैसा जुनून जैसा मुझे पतंग उड़ाने का, और अभी भी है मुझे। अच्छा, अभी भी उड़ाते हैं? अभी भी 75 साल की उम्र में भी हर मकर संक्रांति पे हमारे घर के सारे लोग छत पे ही होने चाहिए। अच्छा। वहीं पे गरम पकौड़ियाँ भी बनती हैं और उछाल के चीलों को भी खिलाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो तेल की खुशबू होती है तो उनको आ जाता है। वो जो चीलें होती हैं, हाँ, पतंग के साथ साथ चील भी उड़ती रहती है, वो भी आती है। तो उनको जो तेल की जो खुशबू, इसलिए छत पर बनाते हैं पकौड़ी, नहीं तो नीचे रसोई में बना सकते थे। हाँ। लेकिन वो घर वाले जो परंपरा चलती आ रही थी तो उसकी खुशबू से वो आ जाती थी, मंडराती थी। फिर हम उसको उछाल के दे देते और पतंग भी उड़ाते रहते थे। तो कहने का मतलब है कि बचपन ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमारा गुजरता था, सब लोग कंपनी के साथ। बंदर वाला क्या किस्सा है सर? बचपन में ही घटा वो भी? हमारा जो पुराना पुश्तैनी मकान था ना, उसमें जयपुर में चौड़ा रास्ता के नाम से है, भट्ट गली हमारी थी। अच्छा। भट्ट गली हमारी अभी भी है। हाँ। तो उसमें बहुत बंदर की पूरी बारात आती थी। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग सब छत पे सो रहे थे। हाँ। छत पे सो रहे थे तो रात को उनकी टोली पता नहीं कहाँ से आ गई, रात को अमूमन आती नहीं है। हाँ। पर वो आ गई और वो कुछ खाने वाने की चीज़ रखी होगी तो उसमें आक्रमण किया उन्होंने। तो मेरे जो बड़े ब्रदर थे वो ज़रा
हिस्ट पुस्ट थे जरा, हट्टे कट्टे। हट्टे कट्टे थे। ही रियली फॉट विद ऑल द बंदर से, अच्छा। सबको भगा दिया उन्होंने किसी तरह से मार मूर के। तो ये एक यादें चलती रहती हैं कि अब वो दिन कहाँ हैं। अभी तो हम कमरे में अंदर बंद हो जाते हैं, एसी चालू हो जाता है, कुछ लाइफ नहीं रही सब पहले वाली, मज़ा नहीं रहा। यूपीएससी का एग्ज़ाम भी नहीं दिया आपने तैयारी करके? मैं बहुत इंटरेस्टेड था कि मुझे कि कुछ ऐसा वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मुझे है, और मैंने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। माई मेन इंटरेस्ट शुड बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूज़िक। मतलब गुरुजी मैं सच कहूँ तो शुरुआत से ही आप एंटी इंस्टीट्यूशन रहे हैं, बचपन से ही ना, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, कहीं पे संस्थानिक नहीं होना है आपको। ये मैं ये किस्सा मैं स्टूडेंट्स को नहीं बताता हूँ, कहीं मेरे से इंस्पायर हो के वो भी अपना स्कूल छोड़ देंगे। तो मैं स्टूडेंट्स को नहीं बताता हूँ ये किस्सा अपना। जी। लेकिन आपके संस्थानों की बात होती है तो आप भी इस चर्चा से वाकिफ़ ही होंगे। इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि गुरुजी संस्थान में तो कभी नहीं जुड़े रहे, लेकिन सर 2024 में आके भाजपा से जरूर जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। मतलब इस तरह के लोग कहते ही होंगे आपको। क्या क्या जवाब देते हैं आप फिर? ठीक है साहब, अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है ना। वी हैव लिबर्टी टू थिंक द वे वी वांट टू, ऑब्वियसली। और वो उसमें अपनी, अगर कोई क्या है कि मैं एक तो वेजिटेरियन हूँ, अच्छा। और दूसरा मैं मतलब हिंदुत्व की तरफ थोड़ा मेरा झुकाव रहता है। मेरा जो पुत्र है सलिल, बड़ा, जो बड़े बेटे हैं, वो उसको बहुत जानकारी है राम और इसकी पूरी भगवान की वो रामायण उसको पता है। फिर मेरी वाइफ और मेरा जो छोटा पुत्र है सौरभ, वो लोग भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब रिलीज। सौरभ भी तो आपके कंपोजर भी हैं। कंपोजर हैं वो। हाँ। तो वो भी कुछ ना कुछ कंपोज करते हैं, भजन, तो वो भी थोड़ा रिलीजियस हैं, वाइफ भी। तो कहने का मतलब थोड़ा एटमॉस्फेयर भी होता है वो उसमें भी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं घर के बारे में, फिर मुझे पिताजी वाला वो किस्सा याद आ रहा है, मुगले आज़म, कि ये तुम आधे घंटे आने जाने में लगाए हो, 3 घंटा देखने में, 4 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए। जी जी। मतलब उनका ये था कि लाइफ शुड बी डिसिप्लिन्ड। मतलब आपके जीवन के जो लाइफ है उसको आप कैसे जिएंगे, यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू चूज़ योर ओन पाथ। मतलब उनका ये था कि आप अपने सिद्धांत होने चाहिए कुछ। ठीक है सिद्धांत जी। तो वो ये कहते थे कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए हमारी लाइफ के, उसके हिसाब से चलना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम इन द थिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। वो आपको क्या देने वाली है, वो मूवी क्या देने वाली है आपको, कुछ नहीं देने वाली है। इससे तो अच्छा साधना में आप रियाज में रहते तो कम से कम आपका हाथ चलता, रवां होता हाथ, और आगे आपकी कल्पनाशीलता बढ़ती। लेकिन आप कितना ज़्यादा राब्ता रखते हैं इस बात से कि मूवी सच में कुछ नहीं देती हैं? नहीं साहब, अब परिभाषा बदल गई। आजकल तो हम बिना उसके रहते ही नहीं, रह ही नहीं सकते। हाँ सर, आते हैं अब 94 वाली बात पे। 94 ग्रैमी। हाँ, ग्रैमी और वो पूरा किस्सा, उसकी रिकॉर्डिंग जी। कैसे 5 मिनट के रिहर्सल में वो पीस बनता है, चर्च में उसकी रिकॉर्डिंग होती है, क्या कहानी है सर ग्रैमी अवार्ड की? मतलब जी जी, जी मैं बता। रविशंकर पहले थे, पंडित रविशंकर पहले थे, आप तीसरे शख्स थे ऐसे भारतीय इस सम्मान को पाने वाले। बताइए सर पूरी कहानी ना। सर मैं अमेरिका सर प्लीज़ मुझे सर मत कहिए, मेरा नाम सिद्धांत है सर, प्लीज़। सिद्धांत जी, मैं मतलब टूर किया करता था रेगुलरली। आई यूज्ड टू विजिट यूएसए फॉर कॉन्सर्ट्स, और मैं वहाँ जाता रहता था हर दो साल में एक बार, और कम से कम नहीं तो 25 शहर में एक टूर में करके आता था। तो एक टूर में 92 की बात है, 1992 की बात है कि मैं टूर कर रहा था, तो मुझे एक रिकॉर्डिंग कंपनी वाटर लिली एकॉस्टिक्स उसका लेबल का नाम, तो उसमें जो रिकॉर्डिस्ट थे, जो इंजीनियर थे, उनका नाम था कवि अलेक्जेंडर। तो वो जो थे मिस्टर अलेक्जेंडर, उनका क्या एक यूनिक आइडिया था। वो कहते थे कि आई डोंट वांट टू यूज़ एनी इलेक्ट्रॉनिक साउंड,
अकॉस्टिक नेचुरल वुडन साउंड चाहिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो नेचुरल निकलता है ना, उसको ही मैं कैप्चर करूँगा। मेरी और सारी जो रिकॉर्डिंग होगी वो ऐसे होगी। तो उन्होंने ही अप्रोच्ड मी, और फिर उन्होंने कहा कि साहब ये एक बहुत फेमस गिटार प्लेयर हैं ब्लूज़ के, उनका नाम है राय कूडर। तो उन्होंने कहा कि ही हर्ड योर रिकॉर्डिंग विच वी अर्लियर रिलीज्ड। मेरा एक पहले उन्होंने निकाला था 91 में, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड मेरा सुना, तो ही सेड कि दिस इज़ द बेस्ट साउंड आई हर्ड ऑफ ए गिटार, स्लाइड गिटार लाइक दिस। तो बोले कि वो आई वांट टू कंबाइन विद हिम। तो उसने कभी अलेक्जेंडर ने कहा दिस इज़ ए ब्रिलियंट आइडिया, लेट अस गेट टुगेदर। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आप इसमें आइए और एक दिन हम रिकॉर्ड करते हैं आपको। मेरे पास में एक दिन था, मतलब मेरा नेक्स्ट, क्योंकि टूर चल रहा था ना, तो मेरा वो एक दिन, मेरा एक रात खाली थी मेरी, मतलब अच्छा, नेक्स्ट डे मुझे कहीं जाना किस महीने की बात है लगभग ये मेरे ख्याल से ये सितंबर की बात है। ओके। तो उस समय फिर मैंने कहा ओके आई विल कम, जस्ट फॉर वन नाइट आई एम फ्री। क्योंकि वो जो मिस्टर अलेक्जेंडर थे, उनका आइडिया ये था कि वी विल नॉट डू द रिकॉर्डिंग इन ए फॉर्मल स्टूडियो। स्टूडियो में क्या होता है कि आर्टिफिशियल साउंड हो जाती है और रीटेक्स होते हैं, और यू नो आजकल की कितनी सारी टेक्नोलॉजी सारी यूज़ होती है उसमें। तो बोले कि आई डोंट वांट टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, आई जस्ट वांट नेचुरल। तो उन्होंने चर्च, एक कैथेड्रल जो है वहाँ पे वो था, वो उन्होंने चूज़ किया कि यहाँ रात को 12 बजे रिकॉर्ड शुरू करेंगे। ओके। शांति बिल्कुल, और जो नेचुरल जो एम्बियंस इको जो होता है इको जो आपको। होता है वो कैप्चर करते हैं। और उनका जो रिकॉर्डिंग का मेथड था वो डिजिटल नहीं था, एनालॉग था। अच्छा। और 2 इंचेस वो बड़े बड़े जो स्पूल होते हैं ना, हाँ। बड़े स्पूल, वो वाली रिकॉर्डिंग की मशीन वहाँ लगी थी दूर, वहाँ से केबल आ गए थे, और वो वहाँ रिकॉर्ड किया था उसने। तो उन्होंने कहा, और जो माइक्रोफोन भी थे वो ऐसे इतनी दूर, हम लोग नीचे बैठे और वो माइक्रोफोन इतनी दूर, स्टीरियो। अच्छा। ओल्ड वो टेक्नोलॉजी है, कोई मैं उसका टेक्निकल नाम नहीं जानता वो माइक का, मैं भूल गया। तो उस पर उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की, एंड आई हैड ओनली फ्यू आवर्स, 5 घंटा था मेरे पास में, और पूरा एल्बम रिकॉर्ड करना था। तो राय कोडर ही वाज सरप्राइज, बोले कि कैसे होगा, वरीड ऑल्सो। हम तो लिखते हैं म्यूज़िक, वी राइट, देन वी रिहर्स, देन वी परफॉर्म, एंड देन रिकॉर्ड, एंड देन रीटेक। और मैंने कहा ये सब कहानी मेरे साथ कुछ नहीं होगी, बैठिए, साँस लीजिए, मैं अभी सांस लेता हूँ, और छेड़छाड़ करते हैं अपन, और फिर इसको करते हैं अपन, देखते हैं कैसा होता है, क्या आता है। उसी समय मेरे दिमाग में एक ट्यून आई, ब्यूटीफुल, वो आ गई, उस समय बन गई, उसी समय बन गई। 10 मिनट के अंदर मैं आई वॉज रेडी, आई सेड लेट अस स्टार्ट प्लेइंग। तो वो बोले कि व्हाट शुड आई डू। मैंने कहा जो मर्जी आए कर दो तो जो मर्जी आए कर दो, नेचुरल वे। हाँ। क्या, देखिए सिद्धांत जी, म्यूज़िक 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो रिहर्स्ड म्यूज़िक होता है, रिटर्न म्यूज़िक होता है, और उसकी रिहर्सल होती है ना, तो उसमें गलती नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब वो पक्का हो जाता है एकदम, आपके हाथों में, आपकी मसल मेमोरी में आ गया, वो आ गया, आपको याद आ गया। वो एक जैसा ही रहता है। और एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक्सटेम्पो जिसको बोलते हैं, कि वॉट एवर कम्स टू यू एट दैट टाइम इट शुड बी रिकॉर्डेड विद नो रीटेक्स, नो एडिटिंग, नो सेकंड रिकॉर्डिंग, नो टेक, 1 टेक मैंने उसको ओके किया। तो दैट वाज द एलिमेंट, कि वो एक हमारी जो 8 मिनट की जो धुन थी, उसमें जो म्यूज़िक का जो एलिमेंट है वो है इम्प्रोवाइजेशन, यू नो, कि आप उसको रिपीट ना करें, तब नॉवेल्टी है। अब अभी आप कोई, मान लीजिए कोई गाना है, तो आपको वो रट जाता है गाना, उसको आपको पता है उसके बाद में ये आएगा कि लग जा गले से, फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद
इस जन्म में फिर मुलाकात हो न हो। ये आपको याद है कि जब ये आएगा लग जा गले से, फिर ये, अब आपको याद है हंसी रात हो न हो, ये याद है, हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो अब आपको उसकी ट्यून भी याद है, गाना भी याद है, पर आपने 100 बार सुन लिया। अब क्लासिकल म्यूज़िक या इम्प्रोवाइजेशन म्यूज़िक में क्या होगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आ गया, एक आया उसके आगे चला गया, अरे उसके अभी आगे चला, अरे बाप रे कितने ब्रांच खुल गए उसके सारे, कितने डायमेंशंस और कितनी वैरायटी और कितनी, इतनी सी देर में इतनी चीज़ें आ गई। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो आई चोज द सेकेंड मेथड टू रिकॉर्ड इंस्टेड ऑफ रिहर्सल एंड वो सब नहीं करना है, सीधे रिकॉर्ड करेंगे, बस एक्सटेम्पो रिकॉर्ड करेंगे। जो आपने कहा कि इम्प्रोवाइजेशन वी विल रिकॉर्ड, वी कैप्चर दोज मोमेंट। तो 4 धुनें इसी तरह से रिकॉर्डिंग की, टू बी शॉर्ट, मैं बहुत लंबा बोल रहा हूँ। कोई नहीं, एकदम आराम से बताइए सर। तो फिर मैंने 4 धुनें बनाई उसी समय, और इसी एलिमेंट पे बनाई कि इम्प्रोवाइज़ किया, और हमने सुबह 5 बजे रिकॉर्डिंग ख़त्म की, 6 बजे मैं एयरपोर्ट पे मौजूद था, मेरी फ़्लाइट। तो दिस इज़ हाउ द रिकॉर्डिंग वाज डन इन चर्च इन लॉस एंजलस। देयर इज़ ए प्लेस सेंटा बारबरा, ब्यूटीफुल प्लेस, क्या एम्बियंस और क्या हरियाली और क्या पेड़ और क्या सफाई है, कमाल है। तो वहाँ पे चर्च में रिकॉर्डिंग की थी हमने। तो ये फिर उसके बाद में दैट रिकॉर्डिंग वाज रिलीज्ड, अ मीटिंग बाय द रिवर। उसका पूरा पहले क्या होता था, सीडी का एक लीफलेट होता था, जी जी, उसमें 9 पेजेस का इंट्रोडक्शन उसने लिखा, 9 पेजेस, उसमें सारी डिटेल लिखी उन्होंने कि कैसे रिकॉर्डिंग हुई थी, हाउ दे मेट and who is Vishram Mohan Bhatt, how all the way came from Jaipur, and how Rai Kuder came from so and so places, and they got together and they composed this music, and we recorded with no effects, no retakes, no editing, and that जो एक ओरिजिनल जो वो होता है वो आ गया उसमें, and that element really clicked in America. अमेरिका में जो चीज़ पसंद आई ऑडियंस को, वो ये आई कि ये तो कुछ नया ही चल रहा है। जिन्होंने ट्रेंड वास कि आपने कर दा दा दर दा 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 दर दा दर 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 दा दा दर दा दा दर, ये ट्रेंड चल रहा था कि ये फिक्स है, अब ये फिक्स है ना। हमने जब किया तो मेलोडी और ये बिना फिक्स किए हुआ, तो दैट एलिमेंट रियली वर्कड, और वहाँ की ऑडियंस को ये लगा कि ये तो म्यूज़िक शांति का है, तो बहुत रिलैक्सिंग हो रहा है। गुरुजी इसमें मैं सॉरी टोक रहा हूँ आपको, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को उदाहरण के साथ समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। जी जी, मैं बजाता हूँ। अब जैसे क्या होता है सर कि एक तो होता है कि आपने कुछ चीज़ फिक्स कर ली, अभी मैं आपके सामने ही कंपोज करता हूँ, आपके सामने ही फिक्स करता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे सफर, सपोज ये ट्यून बना ली, ये फिक्स हो गई, अब ये रिपीट होती रहेगी। हाँ, ये होता है फिक्स म्यूज़िक, या उसको फिर रिकॉर्ड कर लेना, फिर उसके आगे डबिंग करेंगे कि अब आप अंतराचा, तो ये हो गया। अब इसका इम्प्रोवाइज एक आ गया, ये अंतरा आ गया, इस तरह से एक फिक्स। अब हमने जो काम किया था वो थोड़ा सा स्लो किया था, मतलब सूदिंग एंड स्लो, लाइक
लाइक देखिए सुनिए। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा मेलोडी और थोड़ा सा स्मूथ और सूदिंग नोट ज़्यादा रखे। हाँ तो ये दो तरह की म्यूज़िक हुए। तो उनको जो क्लिक हुआ था वो ये हुआ था कि ये चीज़ तो बहुत हमको हमारे हृदय को टच कर रही है कि जो कॉर्ड्स आ रहे हैं और ये जो मेलोडी सॉफ्टली मेलोडी चल रही है इसमें। यू नो अब क्या है कि जैसे उनका वेस्टर्न म्यूज़िक में एकदम ये बैंग आता है। हाँ, स्ट्रम बहुत तेजी से सुनाई देता है। बैंग बैंग और एकदम फास्ट म्यूज़िक हो जाएगा, हाँ है ना। हाँ तो ये अब तो ये भी कर सकते हैं हम। हाँ मतलब करने में कोई हाँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यंगस्टर्स को तो ये ज़्यादातर पसंद है। अरे बोले कि झनकार आ रही है या इसने एकदम एकदम वो कर दिया इसने। हाँ। मतलब ये यंग जनरेशन है जिनको ये ज़्यादा अपील करता है। हाँ जी। बनिस्पत इसके अगर हमने अभी सूदिंग है इसमें। what is music actually and what is the purpose of music? So you have to first determine the definition of music. If you are listening to something, what is there in your mind? What do you want to achieve out of it? What is your goal, to enjoy it or just for entertainment you are listening to it? और क्या चाहते हैं आप आपको अपने स्तर की परिभाषा बनानी पड़ेगी। वो खुद ही हो जाता है, वो अपनी शीशा खुद ही देखना पड़ता है उसको। क्योंकि क्या होता है कि द लेवल ऑफ योर चॉइस डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ योर थिंकिंग। मतलब यू वांट टू सेटिस्फाई योर सोल, यू वांट टू एलिवेट योर सोल, यू वांट टू प्योरीफाई योर हार्ट एंड बॉडी एंड सोल, तो ये म्यूज़िक आएगा। यू वांट टू गेट एक्साइटेड फिजिकली, तो दूसरी तरह का म्यूज़िक आएगा। उसके लिए आजकल हमारे यहाँ बॉलीवुड है, कितनी क्या क्या आ रहा है उसमें सबको ही पता है। तो ये होता है कि यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आपको कैसा संगीत सुनना पसंद है? वो बिना फिल्टर के बताइएगा गुरुजी। बिल्कुल, मुझे भी सब म्यूज़िक पसंद है। मुझे ये सूदिंग म्यूज़िक भी बहुत पसंद है। मतलब जो कानों को अच्छा लगे, दिल में उतरना चाहिए। सुर की जो खुशबू है और वो आपको उसकी ब्यूटी दिखाई देनी, उसमें एस्थेटिक्स दिखाई देनी चाहिए। अब हम एक अच्छा सा कुछ बजा रहे हैं, मान लीजिए रोमांटिक धुन बजा रहे हैं, जैसे ये मैंने एक वो देखिए आप, अब ये ट्यून में आते हैं तो यू कैन इमेजिन वॉट एवर योर कि एक जंगल है, बहुत अच्छा हरियाली है एकदम, और पक्षी चहक रहे हैं, नदियाँ बह रही है, और एक बहुत सुंदर सी लड़की बड़े लंबे बालों वाली, बड़े कद वाली वहाँ से गुजर रही है। तो ये इमेजिनेशन हो गई। अब नाउ हाउ विल डिस्क्राइब विद द म्यूज़िक। इफ़ आई ऑल्सो सेम थिंग, मैं भी यही रखता हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि ईमानदारी से बता दीजिए, तो ईमानदारी से ही बता रहा हूँ। मेरे भी दिमाग में ये चलता है कि यार कोई इमेजिनेशन के हिसाब से होता है कि आप ब्यूटी
नेचर की ब्यूटी ले रहे हैं, आपको राधा दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं, तो कृष्ण का एक अलग रूप आएगा उसमें। तो ये अलग अलग वो है, आयाम है इसके संगीत के। what you imagine and how you imagine and how you describe through the music, वही होता है। पहली कमाई 500 रुपए की, सही है? अरे आपके पास इतनी डिटेल आ कहाँ से गई? थोड़ा सा काम किया हम लोगों ने सर। मतलब मैंने क्या ही किया, हमारे साथ ही अनुभव और आकाश ने किया, ये सब जुटाया है। हाँ जी, आपकी टीम है पूरी। हाँ। तो यू आर राइट, मेरी पहली कमाई 500 रुपये। इतनी अच्छी लगी थी मुझे वो, जब मुझे उस पेमेंट मिला प्रोग्राम बजाने का मुंबई में। उस समय बॉम्बे बोलते थे। बॉम्बे में एक तेजपाल ऑडिटोरियम था, वहाँ पे प्रोग्राम था मेरा, तो वहाँ पे। और फिर मुझे एक सेठ और थे, उन्होंने 100 रुपये दिया आपको? उन्होंने 100 रुपये का नोट और दिया मुझे ऊपर से। तो बोले ऊपरी कमाई जिसको बोलते हैं, ऊपरी कमाई में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो वही बात हो गई। तो इसलिए बहुत वो, यू आर राइट। क्या होता है कि आप मेहनत करते हैं किसी चीज़ को, कुछ करना, थोड़ी सी भी कामयाबी आपको मिलती है अपने हम्बल वे में, तो अच्छा लगता है। तो मेरी कमाई वास्तव में 500 रुपये ही थी। तब भी पद्मा जी के घर वालों को कन्विंस करने में बड़ी दिक्कत हुई थी आपको जी, कि संगीत से कमा कितना लोगे। पद्मा जो है विश्वमोहन जी की पत्नी का नाम है, और किस्सा ये है, लव मैरिज की बात थी, इनके घर वाले रेडी थे, पद्मा जी के घर वाले रेडी नहीं हो रहे थे। सही। कुछ तो उनको खटका लगा था। खटका ये लगता है कि ये लड़का कमा तो रहा नहीं है अभी, हाँ। और शादी करना चाह रहे हैं। हाँ, इतनी जल्दी क्या शादी? अरे हम मतलब उस टाइम पे हम बहुत बहुत जल्दी शादी कर लिया करते थे। हाँ, आज के 50-60 साल, हाँ, ऑब्वियसली बहुत 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 जल्दी शादी हो जाती थी। आजकल तो कम से कम 28 की उम्र होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। पहले हमारा तो 18 का साल हुआ, चलो भाई हो गया शादी के लिए तैयार। तो मैं भी 19 साल का था जब मेरी शादी हुई। हाँ। तो वही 19 साल में क्या कमाएगा आदमी? कुछ नहीं, एस्टेब्लिश नहीं था। तो दैट वाज द रीज़न दे वर नॉट हैप्पी। बाद में फिर सब ठीक ठाक हो जाता है। अरे गुरुजी, वो किस्सा तो रह ही गया 94 वाला। अब हमने एल्बम की रिकॉर्डिंग तो बात कर ली थी। हाँ जी, आगे अचानक सिर्फ संगीत से हम लोग थोड़ा बह गए। हाँ, 94 वाला किस्सा। फिर अहमदाबाद में थे आप, पद्मा जी के पास फ़ोन आया था घर पे आपके, जयपुर में पहले। जयपुर में। हाँ, क्या हुआ था? लैंडलाइन हुआ करती थी उस टाइम पे, तो उसमें आया फ़ोन कि साहब यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड इन 93। और फिर मैं अहमदाबाद में मैं था, वहाँ प्रोग्राम के लिए गया था। मेरी सिस्टर मंजू बहन वहाँ पे सितार बजाती थी उनके पास। तो वहाँ मुझे सुबह सुबह वो बोले कि फ़ोन है भाई तुम्हारा। मैंने कहा अच्छा लाओ। फ़ोन से मुझे ये खुशखबरी सुनाई दी कि साहब ये ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हो गया, मीटिंग बाय द रिवर। और छल पड़ा वहाँ। एकदम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा। उसके पहले कोई जानकारी थी आपके पास कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है? हाँ, उससे पहले ये था कि वी गॉट अनदर अवार्ड्स, और हमको बहुत अच्छे रिमार्क्स भी मिले थे। बिलबोर्ड चार्ट, जो बिलबोर्ड होता है ना, उसमें टॉप 10 में बहुत समय से रहा था। तो इट गिव्स यू एन आइडिया कि जब इतना टॉप पे रह रहा है तो ज़रूर इसको आगे जाएगा ये, यू नो। एंड रिव्यूज़ जो हमको मिल रहे थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 5 स्टार की रेटिंग चल रही थी। अच्छा। तो उससे एक आइडिया हो गया कि यस यू माइट गेट इट, समथिंग बिग इज कमिंग। तो थोड़ा सा आइडिया था। तो और फाइनल अनाउंसमेंट कब हुआ? फिर देन 1 मार्च 94 ये फंक्शन हुआ था अमेरिका में। तो मैं गया था वहाँ पे फंक्शन अटेंड करने, और मतलब जिसको कहते हैं ना कि हुज एंड हु ऑफ द म्यूज़िक दे वर देयर। सब स्टार्स बड़े बड़े जैसे होते हैं वहाँ पे। ग्रामी में तो ऑस्कर और ग्रामी के तो वही 2 फंक्शन ही सबसे बड़े माने जाते हैं वहाँ पे। तो वो थे खैर। और फिर वो द नॉमिनीज आर कैटेगरी होता है, वर्ल्ड म्यूज़िक कैटेगरी, नॉमिनीज आर सो एंड सो एंड द ग्रामी गोज़ टू। फिर वो लिफाफा खोलने लगी, और फिर हमारी जो दिल की धड़कन, मोमेंट ऑफ सस्पेंस बना हुआ। मोमेंट ऑफ सस्पेंस। एंड अभी क्या होने वाला है।
तो वो एक गाना याद आ गया, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। एंड द ग्रैमी गोज टू मीटिंग बाय द रिवर, वी.एम. भट्ट एंड राय कुडर। ओह यस यस, हम लोग चिल्लाते हुए स्टेज पे कूदते फाड़ते स्टेज पे पहुँचे और फिर वहाँ अवार्ड लिया हमने। बहुत एक अलग फीलिंग थी। यू नो, you feel कि चलिए whatever you have been doing has been recognized at the highest level in the world। तो एक वो मिलता है आपको, संबल मिलता है, और it gives you encouragement to do more and better। क्योंकि मैं किसी एक को सीमा नहीं मान लेता। मैं ये नहीं मानता कि this is the ultimate thing which I got in my life, yet to come, बेस्ट थिंग इज़ येट टू कम। ये मैं अपना मोटो बना के रखता हूँ। मुझे कई इंटरव्यू में पूछते हैं आपका बेस्ट परफॉर्मेंस बताइए, तो मैं उनको ये कहता हूँ इट हैज़ टू कम। वर्स्ट परफॉर्मेंस बताइए आप ललन टॉप पे अपना। वर्स भी हो जाते हैं। कोई ऐसा हो जो आपको लगता हो कि अरे यार ये सबसे ख़राब मैं रखूँगा अपने परफॉर्मेंस के लिस्ट में? हाँ, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे कई बार साउंड को लेके हो जाता है, कई बार हमारे तबले प्लेयर की भी मेहरबानी हो जाती है जब वो अच्छा नहीं मिलता है हमको तो। अच्छा। जी सॉरी टू से। नहीं कोई बात नहीं। जब तक हमको संगत अच्छी नहीं मिले ना, मतलब सारे एलिमेंट्स का एक साथ एक पेज पे होना जरूरी है। हाँ, तो क्या होता है कि संगत की बात चली। संगत मीन्स अकम्पनीमेंट। तबला प्रोवाइड्स यू अकम्पनीमेंट, ए प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ थिंग, यू नो, कि इस पे आपको चलना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए फिक्स म्यूज़िक। ये जो हम बजाते हैं क्लासिकल म्यूज़िक, ये पूरा इम्प्रोवाइजेशन है। मतलब वी फॉलो द रूल्स एंड डोंट्स ऑफ द राग, डिसिप्लिन ऑफ द राग, नॉर्म्स ऑफ द राग। तो राग के जो सिद्धांत हैं वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बीच में ही रह के सारा खेल करना पड़ता है। उसी में इम्प्रोवाइजेशन और इतनी चीज़ें वैरायटी लानी पड़ती हैं। तो यू आर क्रिएटिंग द म्यूज़िक, नॉट परफॉर्मिंग। यू आर नॉट रिसाइटिंग द म्यूज़िक। रिसाइट क्या होती है? कविता को रिसाइट करते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने जो कविता लिखा उसको आप रिसाइट कर रहे हैं, दैट इज़ रिसाइटल। बट आवर्स इज़ नॉट ए रिसाइटल, आवर्स इज़ ए परफॉर्मिंग। दिस इज परफॉर्मिंग आर्ट। वी आर परफॉर्मिंग एट द टाइम वाइल वी आर परफॉर्मिंग, एंड वी आर क्रिएटिंग द म्यूज़िक देन एंड देयर वाइल वी आर परफॉर्मिंग। तो ये दो चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग होती है इसमें। अब इसमें कंसंट्रेशन और वो आपको चाहिए अच्छा, तो अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सर 99 में आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साल 2002 में पद्मश्री और 2017 में पद्म भूषण। ये तो मैं कुछ बड़े पुरस्कारों, बड़े सम्मानों की बात कर रहा हूँ। फहरिस्त तो बहुत लंबी है। राजस्थान श्री मिला हुआ है आपको, तमाम पुरस्कार मिले हुए हैं। फिर आपका एक छोटा सा करियर का एक छोटा सा हिस्सा फिल्मों के साथ आता है। जी जी। आपका एक इंटरव्यू मैं कहीं पढ़ रहा था, वहाँ पे आपने कहा है कि रहमान के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया आपने। बवंडर से शुरुआत हुई थी शायद, लगान में आए, साथिया, फिर इश्किया और डेढ़ इश्किया का भी विशाल भारद्वाज। हाँ, विशाल भारद्वाज के साथ कुछ था। बताइए उनके इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। नहीं जी, देखिए हम लोग तो क्लासिकल म्यूज़िक पे ही अपना पूरा वो कर रखते हैं, कंसंट्रेशन एंड डिवोटेड। लेकिन जैसे अब इन लोगों के पास हमारी ख्याति चली जाती है कि जैसे ए.आर. रहमान, ही न्यू अबाउट मी कि व्हाट आई हैव डन टू दिस इंस्ट्रूमेंट, देयर इज़ ए न्यू साउंड विच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ इन म्यूज़िक। तो ही वांटेड टू कैप्चर दिस। तो वो लगान मूवी आई थी। लगान मूवी में एक गाना था, राधा कैसे ना जले। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि यू हैव टू प्ले मोहन वीणा। तो उन्होंने मेरा अरेंजमेंट किया चेन्नई में, उनका स्टूडियो। हाँ जी, हाँ जी। तो रात को 12 में काम रिकॉर्डिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, वेरी गुड कंपोजर। तो फिर उन्होंने राधा कैसे न जले का मुझे सुनाया ट्रैक, और फिर मैंने उसमें वो अपना म्यूज़िक मैंने खुद ही कंपोज किया। और बोले कि आई विल नॉट टेल यू, यू जस्ट डू वॉट एवर यू फील लाइक। थोड़ा समझाएंगे उदाहरण के साथ वो कैसे फिट होता है आपका संगीत वहाँ जाकर? अच्छा, उसमें वो पीस जैसे आता है। हाँ। तो वो थोड़ा सा वो वीणा का पीस है, और उसमें मतलब वो उसमें जो राग है
मैंने बताया उनको A.R. रहमान जी को कि ये कौन सी कानड़ा और उसमें मिलता है अपने शहाना कानड़ा, अच्छा। उससे मिलता है। तो उसका एक जो राधा कैसे न जले जो गाना हाँ, है, हाँ। फिर तो उसमें ये मैंने बजाया था उसमें, अभी तक मुझे याद है। आई कंपोज ये वाला पीस मैंने ही खुद ही कंपोज किया और बजाया। तो अलग अलग मूवीज़ में जैसे साथिया था, और फिर वो ऐश्वर्या राय की जो एरुवर थी फर्स्ट तमिल, उसमें भी किया था उन्होंने। फिर इसके बाद में जैसा कि आपने कहा विशाल भारद्वाज जी ने इश्क किया, 1.5 इश्क किया, 7 खून माफ़, और इसके लिए भी बुलाया मुझे। और फिर एक ये सचिन जिगर, उन्होंने एक वो गोल्ड पिक्चर आई थी हॉकी के ऊपर, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें वो एक थी साहब हॉलीवुड मूवी डेड मैन वॉकिंग, हाँ। उसमें जो आर्टिस्ट थे वो ऑस्कर विनिंग आर्टिस्ट थे। डेड मैन वॉकिंग में जब लास्ट में हमारा ये लिया था, हमारा एक कंपोजिशन मीटिंग बाय द रिवर से ही लिया था। जब टाइटल्स आते हैं उससे उस टाइम पे हमारा उससे पूरा हमारा म्यूज़िक उसमें आया था। और एक और भी थे, दो और थी हॉलीवुड की मूवी। तो ये थोड़ा सा चलता रहता है, मतलब कैजुअली, मतलब ओकेजनली आई गो एंड रिकॉर्ड। लेकिन कितना इंटरेस्टेड हैं सिनेमा को लेकर आप? ज़्यादा नहीं, इंटरव्यूज़ को मैंने देखा तो आपको लगा कि सिनेमा आया है, कोई प्रोजेक्ट है तो कर लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा झुकाव नहीं है आपका उस मीडियम की ओर। क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक का इतना बड़ा स्कोप है और उसमें हमारा ध्यान उसी में ही है सारा। मतलब द बेसिक वो जो हमारी वो जो है क्या कहना चाहिए, लाइफ इज़ डिवोटेड टू क्लासिकल म्यूज़िक ओनली। अब जाने को तो हम अगर चले जाके और बजाने लग जाएंगे तो बहुत पैसा आएगा, बहुत नाम भी होगा, लेकिन फिर क्लासिकल कौन करेगा? अगर सभी, मतलब अभी क्या हो रहा है कि सभी लोग उसी तरफ मुखातिब हो जाते हैं कि बस चलो वहाँ पैसा मिलता है। ज़रूर पैसा मिलता है, मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड में तो पैसा ही पैसा है, बरसता है वहाँ तो। ठीक ठाक पारिश्रमिक मिलता है लोगों को वहाँ पे? वो अच्छा, अच्छा। ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक से कहीं ऊपर अच्छा मिलता। नहीं, कहीं कहीं सर ना पेमेंट डिस्पैरिटी की भी बात होती है कि जी। बड़े कलाकारों को शायद ज़्यादा मिलता है और उदीयमान कलाकारों को कम मिलता है, इसलिए पेमेंट डिस्पैरिटी की भी चर्चाएं होती है, इसलिए मैंने पूछा ये सवाल। शुरू में तो कम फीस ही होती है, यू आर राइट। वो धीरे धीरे जब एस्टेब्लिश करते हैं यंगस्टर्स और आगे बढ़ जाते हैं तो फिर अच्छी धीरे धीरे उनकी वो ग्रेडिंग मिल जाती है। फिर उनको ग्रेडिंग जो होती है वो अच्छी होगी, टॉप ग्रेड हो गए तो फिर आपकी अच्छी फीस ही होगी। पीएम मोदी से मुलाकात हुई है आपकी? हाँ साहब, बिल्कुल। कब हुई सर? हमारी 3-4 बार हो चुकी है। 2-3 बार तो पद्म जब मुझे पुरस्कारों के दौरान? हाँ, उस समय 17 में मिले थे। और उससे पहले संगीत नाटक एकेडमी जो अवार्ड होता है सर, उसमें भी वो बैठते हैं उस टाइम पे, वो भी मिले थे। फिर वो जयपुर आए थे अपनी पॉलिटिकल काम से विजिट के लिए। हाँ, तो उन्होंने फिर लंच पे बुलाया था। अच्छा। हाँ, स्पेशली। और उससे पहले जब वो सीएम थे गुजरात के, तब मैं उनसे मिला था। तब उन्होंने कहा था कि मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? बोले आपका बोले जो सीडी है वो मैं जब योगा करता हूँ तो आपका सीडी चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने कहा अरे कमाल है। बीजेपी में शामिल होने के लिए कहाँ से कॉल आई थी? अप्रैल 2024 में क्या हुआ था? जी जी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भी क्या, मतलब उस रनअप में ही सब कुछ हुआ? जी जी जी। किसने फ़ोन किया था? बीजेपी कार्यालय से ही फ़ोन आया था। अरे किस नेता का तो आया होगा, नेता का तो नाम ले लीजिए सर। राजनाथ सिंह जी आने वाले थे। हाँ। तो एक्चुअली वो सलिल बिकेम ऑफिशियल मेंबर ऑफ बीजेपी, और मुझे उन्होंने कहा कि एज ए वीआईपी आप आइए
और अपना आशीर्वाद बीजेपी को दीजिए आप अच्छा। आके हमारे कार्यालय में। हम्म। नॉट दैट कि मैं बीजेपी का वो सदस्य बना, ऐसा नहीं है, सदस्य नहीं बना, लेकिन सपोर्ट मैंने किया था, सपोर्ट कर। क्या इससे आपकी विचारधारा और आपके झुकावों को लेकर कोई फर्क पड़ा आपके राजनीति में जाने से? क्या राजनीति में गए भी हैं कि नहीं, पहले ये सवाल। नहीं, राजनीति में गया नहीं मैं पूरी इस तरह जाना से। चाहेंगे? नहीं, इतना नहीं इतना नहीं है इंटरेस्ट, मतलब है ज़रूर इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग, और चैनल देखते रहते हैं और न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है क्या। थोड़ा ऐसा ही लगता है कि ये पॉलिटिक्स तो एक अजीब गेम है, कुछ मतलब अजीब गेम है, मतलब जिसमें सच्चाई तो बहुत कम होती है, थोड़ा सा आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा रहती है, और आप छोटी सी बात का बतंगड़ बनाते हैं। हमारा तो क्या है कि हम मोर इनटू स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिक, इस जो साउंड है, इसकी साउंड की क्या विशेषता होती है वो देखना पड़ता है हमको, उस पर रिसर्च करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, एंड हाउ टू टेक आउट द एस्थेटिक्स फ्रॉम द ईच म्यूज़िकल नोट। तो उस पर ज़्यादा होगा हमारा कि ये इसका घोटाला हो गया, उसको सामने लाओ भाई, ये नहीं है हमारा सब्जेक्ट। तो ये सलील कभी गुस्सा हुए हैं आपके ऊपर? हुए साहब, वो नागालैंड में जब आप बाजा छोड़कर चले गए? जी, नागालैंड में मैंने अपना एक जो इंस्ट्रूमेंट था, जो मेरा ओल्ड इंस्ट्रूमेंट था, वो वहाँ के म्यूज़ियम को मैंने डोनेट कर दिया था। मैं थोड़ा सा उसमें इमोशंस में बह गया था, क्योंकि मैं वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, वहाँ कल्चरल जी। तो उसमें आके मैंने वो कर दिया। अब जब सलील को पता चला कि ये तो पुराना इंस्ट्रूमेंट, ये तो वहाँ देख के आ गए, तो ही वाज मैड। अच्छा, मतलब और बहुत गुस्सा हुआ था। फिर उसने किसी तरह से वो वहाँ से वापस मंगा लिया था वो इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, वापस मांगना पड़ा? वापस मंगा लिया, और लेकिन मैंने फिर एज ए कर्टसी उसको दूसरा इंस्ट्रूमेंट दिया आपने? नया इंस्ट्रूमेंट बना के दे दिया। मोहन वीणा सर, अभी आविष्कार तो आपने किया इसका, लेकिन अभी कौन बनाता है? कोई कमर्शियल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में? हाँ, पेटेंट तो आपके पास है, सात्विक वीणा का भी है आपके पास जी, पेटेंट है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है? ये मैं डिफरेंट पार्ट से बनाता हूँ। वैसे कलकत्ता में ज़्यादा होता है। अच्छा। कलकत्ता में जो कारीगर हैं, बहुत ही अच्छे कारीगर हैं। सर, हमारे जो साथ में न्यूज़ रूम के लोग हैं, हमारे साथी व्यूवर्स जो हैं, वो कुछ एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। जरूर। हेलो सर, माई सेल्फ रिया, आई एम फ्रॉम GKFTII। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जब आप प्रैक्टिस करते हो इस इंस्ट्रूमेंट को, तो मतलब कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्रिएटिविटी? मतलब ये म्यूज़िक जो है पूरा क्रिएटिविटी के ऊपर ही होता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ मैं, कि मान लो मैं ये बजा रहा हूँ, अब इसमें जो सुनाई देता है आपको, वो किस तरह से उसमें आप उसको नई कैसे तरीके करते हैं ना, है ना। तो अब ये क्या है, ये क्रिएटिविटी ज़्यादा हो गई इसमें। हाँ जी, मतलब इफ़ यू वांट मी टू प्ले अगेन, तो मैं उसको नहीं बजा सकूँगा। तो ये कहलाती है क्रिएटिविटी, और इसकी ब्यूटी जो एस्थेटिक्स हैं, ये नॉवेल्टी है इसमें। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है मेरे ख्याल से। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम कृतिका है, मैं T सीरीज़ GKFTI से हूँ। मुझे आपसे पूछना था, जैसे आपने गिटार को मॉडिफाई करके एक मोहन वीणा बनाया, आपको क्या मुश्किलें, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? क्योंकि गिटार एक बहुत ही वेस्टर्नाइज किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको क्या ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आई उसमें? कोई भी नई चीज़ होती है तो यू हैव टू मेक इट पॉसिबल। वो चैलेंज मेरे सामने था। तो वो चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको दूर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब इट वाज कंसिडर्ड एज इम्पॉसिबल थिंग टू प्ले दिस काइंड ऑफ व्हाट आई जस्ट प्लेड।
while I was answering this lady. तो वो बहुत मुश्किल होता है उसमें। ये 3 जो फिंगर्स होती हैं ये 2 फिंगर्स और ये थंब, और फिर ये जो स्टील रॉड है ये इसको स्लाइड करते हैं हम इस पे। इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मैंने जो घर की जो सांकड़ होती है ना, जो हम कबाड़ी को देने के लिए पटक देते हैं सामान, तो वैसा ही सामान पड़ा रहता है हमारे यहाँ। कई बार बेचते नहीं हैं लोग, सोचते हैं कि अरे कभी ना कभी कुछ काम आ जाएगा। तो ऐसा ही ये पड़ा हुआ था। वो जो घर की सांकड़ होती है उसको मैंने कटवा के, और ये मैंने 67 में बनवाया था। तो ये इस पे स्लाइड करते हैं। तो ये तब से 1967 से मेरे पास में ये स्टील रॉड है। मेरे साथ 80 कंट्रीज़ को ट्रैवल कर चुकी है, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में मेरे साथ जा चुकी है ये। चाहे वो रॉयल एल्बर्ट हॉल हो, चाहे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा हॉल हो, चाहे अभी यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड, अभी हम आए एक वीक पहले ही। वहाँ पे 190 देशों के प्रतिनिधित्व थे, मतलब 190 कंट्रीज़ डेलीगेट्स वर देयर, और हमारा प्रोग्राम वहाँ पे था। तो ये एक अनुभव होता है। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि हम सबके कोई ना कोई इंस्पिरेशंस होते हैं, जैसे कि आप कितने लोगों की इंस्पिरेशन है जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके कौन इंस्पिरेशन रहे जब आप छोटे थे, बचपन में थे? हाँ, मैंने शुरू में मैंने दो उदाहरण बताए थे। एक पंडित ब्रजभूषण काबरा जी और एक पंडित रविशंकर जी। ये मेरे इंस्पिरेशन रहे, और इनकी प्रेरणा मुझे मिली इनसे कि आई शुड ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट। गुरुजी, मैंने देखा कि आप जब भी बजा रहे हैं तो आप उंगलियों को गीला कर रहे हैं हर बार थोड़ा सा। जी। ये क्यों? वो क्या है कि ये स्टील जो रॉड है ना, बहुत स्लिपरी है। हाँ, स्लिप हो जाती है। अच्छा, तो उसको ड्राई हाथों में तो ये स्लिप होगी। हाँ, ये ड्राई हो जाता है ना अपना। हाँ, अच्छा। तो अगर आप इसको ऐसा कर लेंगे तो ये अब पानी से थोड़ा सा वो मॉइस्चराइज कर लिया, ग्रिप बन जाता है उसका। हेलो सर, दिस इज़ जोया एंड आई एम फ्रॉम GKFT आया है सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे कि अब क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है टाइम के साथ, तो आपको क्या लगता है कुछ सिग्निफिकेंस वो खो रहा है क्या? No, it is rather more developing every day. What we see is the best and developed form of Indian classical music, what we see today. आज हमने इसमें इतना परिवर्तन, परिमार्जन और परिवर्धित किया है इसको कि यहाँ से यहाँ चढ़ के आ गया। आज के आप 50 साल पहले का गाना बजाना सुनिए, वो आपको नहीं अपील करता है, नहीं करेगा, है ना। इसी तरह आज जो हो रहा है वो डेवलप हो गया, बहुत डेवलप हो गया। आज आप A.R. रहमान को पसंद कर रही हैं। एक ज़माना था जब KL सहगल साहब का गाने भी सुनते थे, अब तो कोई सुनता ही नहीं है। और वो अलग तरह का म्यूज़िक हो जाता था। मतलब अभी हम उसको देखते हैं तो लगता है कि नहीं, अभी जो म्यूज़िक है वो बहुत डेवलप्ड है। तो इवॉल्व ये एवरी डे इट इज़ डेवलपिंग। आई ऑल्सो फील द सेम कि व्हाट आई डिड yesterday was not so up to the mark as I can do now today. So ये हमारी खूबी है कि ये इट इज़ डेवलपिंग एवरी डे, इवॉल्विंग इन ए वेरी पॉजिटिव वे, और उसमें नए आयाम जोड़ते जा रहे हैं। यू नो, ये ब्यूटीफाइंग इसको कर रहे हैं तो ब्यूटी बढ़ती जा रही है, इसकी एस्थेटिक्स बढ़ते जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन बदलते जा रहे हैं, मीनिंग्स बदलते जा रहे हैं। इस सवाल से पहले एक बहुत ही क्षोभ भरी स्वीकारोक्ति है कि मैं संगीत की दुनिया को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझता हूं, तो मेरे सवाल के मेयार में अगर आपको कुछ कम लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आलोचकों को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जो क्लासिकल संगीत है वो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ से, जहाँ अभी तक मेट्रो नहीं पहुँची है, जहाँ अभी रिक्शा के नाम पर विक्रम चलते हैं, वहाँ से इसलिए गायब होता चला गया क्योंकि उसके सुर ताल का स्तर या उसकी एंट्री का जो लेवल है, उसके पैरामीटर्स, उसका मेयार बहुत हाई था।
वहीं जो लोकल संगीत है, चाहे वो जैज़ के माध्यम से आया हो, चाहे वो कॉन्सर्ट्स का म्यूज़िक हो जो थोड़ा सा आपको बीट देता है, पंजाबी सिंगर्स हो, वो इसलिए कि क्योंकि लोगों को कनेक्ट फील करते थे, उनकी भाषा में बात करते थे, उनसे ज़्यादा रिलेटेबल थे। आपका इस पर क्या टेक है कि क्लासिकल संगीत कंटेम्प्रेरी जो संगीत है उसके मुकाबले क्या आप मानते हैं कि थोड़ा पीछे हुआ है, या क्या आप मानते हैं कि नहीं वो अपनी ही कुछ कोटरी के कुछ लोगों के लिए बना था, उसके लिए पैरामीटर अपने नीचे नहीं करने चाहिए सिर्फ इसलिए कि आम लोग उसे समझ सकें? देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है एंड आई डोंट माइंड, क्योंकि ये अमूमन पूछा जाता है, हमसे ये पूछा जाता है कि क्लासिकल क्यों पीछे रह गया है। ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक पीछे कैसे रह गया। ये बॉलीवुड, जैसा कि आपने कहा, पंजाबी, आज जो पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे हैं इतने हिट हो रहे हैं सब, और रैप चल रहा है सब, रैप म्यूज़िक। तो इसका जवाब मतलब यही है कि लेवल ऑफ एप्रिसिएशन आपका जो है, आप किस चीज़ को एप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब आप ये देख रहे हैं कि खाली एक क्षणिक उत्तेजना के लिए आप मान लीजिए, मैं अगर आपको ये आपको जल्दी पसंद आ जाएगा, है ना। ये आपको समझ में भी आ जाए कि ये बीट चल रही है यार, ये बीट चल रही है, और फास्ट बीट भी हो सकती है। तो वो म्यूज़िक भी फास्ट हो सकता है, क्लासिकल भी हो सकता है। ये सब क्लासिकल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ जो तान बजती हैं, जो झाला बजता है, वो इतना तेज़ स्पीड में बजता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते उसे। मतलब ये फास्ट भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि क्लासिकल है तो वो स्लो चलेगा या हमको समझ में नहीं आया। ये आपको समझ में आया, ये बीट भी समझ में आ गई आपको, ये सारा पूरा क्लासिकल है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस आर्टिस्ट को सुन रहे हैं और उसकी सोच कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक वो कर सकता है। तो नो म्यूज़िक इज़ बैड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड म्यूज़िक बुरा है, या तो आजकल का मॉडर्न रैप बुरा है, या जैज़ पॉप बुरा है। ये नहीं, बुरा नहीं है, इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कि अगर मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, सपोज़ कि आप उस पर ज़रा थोड़ी सी प्रकाश डालिए आप, तो आप क्या करेंगे, आप 10 किताबें पढ़ेंगे, फिर आप अपना मानस बनाएंगे कि ओके, नाउ कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, नाउ आई कैन स्पीक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर 10 मिनट्स आफ्टर गेनिंग द नॉलेज। तो आपका वो इंटरप्रिटेशन आप ही का होगा, वो किसी एक का आप नकल नहीं करेंगे कि उसने किताब में ऐसा लिख दिया तो आप क्या उसको कंबाइन कर देंगे। तो म्यूज़िक का भी ऐसा ही होता है। म्यूज़िक में भी आफ्टर ऑल द रिसर्च एंड ऑल द एक्सपीरियंसेस और कितना सब कुछ करने के बाद जो म्यूज़िक जो निकलता है ना, वो अलग होता है। उसमें उसकी एक अलग वैल्यू हो जाती है। तो आप उस म्यूज़िक, आप उसको किस म्यूज़िक को आपको अपील कर रहा है, आपको क्या अपील कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपको, ठीक है, आज आप सुन सकते हैं कि आपको माइकल जैक्सन का पसंद आ रहा है, चलो ठीक है। आज आप AR रहमान को भी कह सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप कह सकते हैं कि मुझे तो पंडित भीमसेन जोशी का बहुत अच्छा लगा। पंडित रविशंकर जी का जब मैं सितार सुनता हूँ तो मुझे तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है कि हाउ यू चूज़ योरसेल्फ। सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आपने पाकिस्तान में भी परफॉर्मेंस दी हुई हैं काफ़ी सारी, और जब आपने आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में बताया कि बीजेपी से काफ़ी मेल खाती है, तो दो कॉन्टेक्स्ट इसमें आते हैं। एक तो आइडियोलॉजी की तरफ से, और दूसरा ये कि फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण, उसको लेकर अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आपका उस वक्त का परफॉर्मेंस कैसा था, और अब आपके विचार क्या हैं इस बारे में? अब आमंत्रित किया जाएगा तो क्या कहेंगे आप? इस पर मैं एक सवाल और भी जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आपने परवेज़ मुशर्रफ के सामने भी परफॉर्म किया था। जी।
या आपके परफॉर्मेंस के सामने परवेज मुशर्रफ बैठे हुए थे? और ये भी कहने का एक तरीका कदर हो भी सकता कर है। रहे थे वो। आगरा समिट था जब वाजपेयी जी अपने थे, तब उस समय ये आगरा समिट के नाम से था हाँ। कि दो देशों के बीच में शांति वार्ता। जी। तो वो शांति वार्ता तो विफल हो गई, लेकिन हमारी जो म्यूज़िक की जो थी परफॉर्मेंस वो सक्सेस हो गई। तो ठीक है, उस मैं गया था 2010 में। मुझे एक वहाँ सम्मान दिया गया था, बहुत बड़ा सम्मान वहाँ का, बहुत अच्छा सम्मान, मतलब पाकिस्तान के कराची शहर का एक वहाँ का वो दिया था मुझे। तो उसके लिए मुझे इनवाइट जब किया तो मुझे अच्छा लगा कि म्यूज़िक का कोई धर्म नहीं है। ये सुर में सागा मापा धानी सा में कहाँ धर्म आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। एंड एवरीबडी कैन डू, एवरीबडी हैज़ राइट टू डू द वे दे वांट टू। तो यहाँ जात नहीं चलती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गया था। बिल्कुल। अब चूँकि अभी हमारे यहाँ इसको पॉलिटिक्स के उसमें ले लिया गया है कि उसने टेररिस्ट को भेजा और इतने लोगों को 26 लोगों को यहाँ पे भून दिया पहलगाम में, तो अब उस देश से जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण हो गए ज़रूर, मैं मानता हूँ। आप बुलाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि आई हैव टू बी लॉयल टू माई कंट्री। वो तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं। बट दैट टाइम उतना वो नहीं था। ठीक है, मुशर्रफ भी यहाँ आ गए थे अपने इंडिया में वार्ता करने के लिए, तो उस समय दैट वाज सिचुएशन अलग थी, अब अलग। उस वक्त का कोई किस्सा याद है उस परफॉर्मेंस का? किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ आपका क्लासिकल म्यूजिक सुनकर? बहुत और उनकी जो बेगम थी साहिब, वो भी बहुत खुश हो गई। बोले कि आप पाकिस्तान आइएगा जी, हम आपको बुलाएंगे, आप ज़रूर आएंगे। मैंने कहा ज़रूर आऊँगा। बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट किया। और फिर उसके बाद में डिनर भी था हम लोगों का, तो उसमें भी बैठे थे साथ में, तो बहुत दे वर वेरी हैप्पी। वाजपेयी जी भी बोले, अरे महाराज क्या बात है, क्या बात है, वो मस्त जरा मस्ती में। और हमने बहुत अच्छा वहाँ पे एंजॉय किया। तो दैट वाज ए गुड एक्सपीरियंस। एक बात सर आपकी बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा कि म्यूज़िक की सारी विधाएं, चाहे वो मॉडर्न हो और वेस्टर्नाइज हो, सब अच्छी रहती हैं। इसी से जुड़ी एक और मतलब मेरी एक जिज्ञासा है कि आप भोजपुरी लोक संगीत जो आज के वक्त में जिस तरह से चल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? कि आपने ज़रूर सुना ही होगा ऑब्वियसली, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए, एंटरटेनमेंट का जो किसी भी लेवल पे जा सकता है, यू नो, हाउ यू कैन इंटरप्रेट, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। और मतलब क्या अलग अलग परिभाषा होती हैं कि आपको वो पसंद है तो चलो ठीक है, वो भी है हमारे पास में। आपको आलू की सब्ज़ी पसंद है तो हमारे आलू की सब्ज़ी भी है, पनीर बटर मसाला चाहिए तो वो भी है, चिकन बिरयानी चाहिए तो वो भी है। तो ये अलग अलग है, सब जगह सब चीज़ें मौजूद हैं। हर तरह का म्यूज़िक हमारे इस समय मौजूद है। ये इंटरनेट और ये जो ऐसा चल गया है कि बस एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू। It depends on your own wisdom, what you choose to be। और इस लेवल का चाहते हैं या उस लेवल का चाहते हैं, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है सर, ये बातचीत हम यहीं रोकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको वो वादा याद होगा अपना कि बातचीत शुरू भी मैं ही करूँगा और ख़त्म भी मैं ही करूँगा। जरूर। हालांकि आपने ऐसा कोई वादा किया नहीं था। जी 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 जी। तो मैं इन लोगों के लिए थोड़ा बजा देता हूँ, आपको जैसे मर्जी आपके सर। तो मैं हर प्रोग्राम में करीब 82 देशों में मैं ये बजाता हूँ। अच्छा। बजा चुका हूँ और हर प्रोग्राम में ही बजाता हूँ। वो है हमारा वंदे मातरम।